नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़, जिसमें हम भारतीय संविधान को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने पंचायतों से रिलेटेड जो आपके सवाल बन सकते हैं उनको एमसीक्यू के रूप में कवर किया, चाहे वो पंचायतों के गठन को लेकर के हो, पंचायतों के इतिहास को लेकर, उनकी समितियों को लेकर, उनसे जुड़े आर्टिकल्स को लेकर जितने सवाल बन सकते थे उनको एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखा। आज हम इस सीरीज़ की 35वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे और इसमें नगर निकायों के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में जो सवाल बन सकते हैं उनके एमसीक्यूज यहाँ पे कवर करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जिससे आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन साथ साथ में चलता रहे। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की जो पिछली क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ और कब स्थापित हुआ था? देखिए, भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था वो मद्रास में 1688 में हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? वो मद्रास वाला था जो 1688 में बना। इसके बाद 1726 में बंबई और कलकत्ता, यहाँ पर भी नगर निगमों की स्थापना की जाती है। नगरीय स्थानीय स्वशासन के विकास से संबंधित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला कथन, 1882 में रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव जारी किया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या इस प्रस्ताव को रिपन ने ही जारी किया था? क्या इसको 1882 में ही जारी किया था? और क्या इसको स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं? एक ही क्वेश्चन से तीन सवाल बन सकते हैं। कई बार बने भी हैं कि किसने जारी किया, कब किया और इसे क्या कहते हैं। तो ये पूरा कथन आपका बिल्कुल सही है। वायसरॉय रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव दिया था, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी के बाद पहली बार स्थानीय शासन में निर्वाचित निकाय जो होते हैं, जनता के द्वारा जो चुने जाएंगे, वो अस्तित्व में आया। रिपन को स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो लॉर्ड रिपन था, इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो किसको कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने नगर शासन प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया। पहला आपका बिल्कुल सही है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 2 इंपॉर्टेंट संशोधन एक साथ होते हैं, एक 73वां और एक 74वां। जो 73वां संशोधन था, इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, और जो 74वां था, इसने नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो नगरीय स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण यानी कि पंचायत और नगरीय यानी कि नगर निकाय। तो ये वाला जो है किससे रिलेटेड है? नगर निकाय से। पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, यह 1 जून 1993 से लागू हुआ। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। जो ये वाला था नगर निकायों का, नगर शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ अधिनियम, ये 1992 का है, लेकिन लागू ये 1 जून 1993 को हुआ था। ठीक है, इसके तहत संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 जी तक है। ये भी सही है। आपसे सवाल बनता है नगर निकायों से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? तो 243 से 243 जी तक। आपसे पूछा जाता है नगर निकायों से संबंधित भाग कौन सा है? भाग 9 का है। ठीक है, जो हमारा भाग 9 है, इसके अंदर कई सारे पार्ट हैं। 3 आपको याद रखने हैं। एक है हमारा भाग 9, ठीक है, एक है भाग 9 क और एक है भाग 9 ख। जो भाग 9 है ये पंचायतों से रिलेटेड है, जो भाग 9 क है ये नगर निकायों से रिलेटेड है, और जो 9 ख है ये सहकारी समितियों से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो 9 क है इसे कब जोड़ा गया था? इसे जो हमारा 74वां संशोधन हुआ उसके माध्यम से जोड़ा गया। इसमें आर्टिकल यहाँ से यहाँ तक आते हैं। आपको पूछा है कौन सा सही है, यहाँ पर भी सभी कथन सही हो जाएंगे। अगला, 74वें संशोधन द्वारा संविधान में नई जोड़ी गई अनुसूची कौन सी है?
74वें संशोधन के द्वारा संविधान में एक अनुसूची को जोड़ा गया, यह अनुसूची थी 12वीं अनुसूची। दो इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं जिनको ध्यान रखना है, 11वीं और एक 12वीं। 11वीं अनुसूची पंचायतों से रिलेटेड है, इसे 73वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची नगर निकायों से संबंधित है और इसे 74वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इन अनुसूचियों में उन विषयों को रखा गया है जिस पर ये कानून बना सकते हैं। जैसे जो 11वीं अनुसूची है इसमें उन विषयों को रखा है जिसमें पंचायत कानून बना सकती है, और जो 12वीं है इसमें वो विषय हैं जिसमें नगर निकाय कानून बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनता है नगर निकाय की ये जो 12वीं अनुसूची है इसमें कुल कितने विषय रखे गए हैं? इसमें 18 विषय रखे गए हैं। कमेंट में आपने बताना है जो 11वीं अनुसूची है पंचायतों की, इसके अंदर कितने विषय रखे गए हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको कवर किया था। अगला, नगर पालिकाओं का गठन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बताता है, या नगर निकायों के बारे में, नगर पालिका नहीं, नगर निकायों के बारे में। तो देखिए, नगर निकायों के गठन के बारे में हमें आर्टिकल 243 का क्यू वाला जो पार्ट है, हिंदी में इसे 243 थ लिखा जाता है। ठीक है, यह नगर निकायों के गठन से संबंधित है। इसमें हमें यह बताता है कि इनको 3 स्तरों पे बनाया जाएगा। सबसे ऊपर हमारा नगर निगम होगा, फिर हमारी नगर पालिकाएं होंगी, फिर नगर पंचायतें होंगी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेगा नगर निकाय या नगर पालिका, बेसिकली हमारे संविधान में नगर निकाय शब्द को इस्तेमाल नहीं किया गया है, नगर पालिका का इस्तेमाल है, जैसे पंचायत का इस्तेमाल है ऐसे ही यहाँ पे नगर पालिका। तो नगर पालिका में सारे शामिल हैं, इसमें नगर निकाय है, नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, सभी कुछ है। ठीक है, तो नगर पालिका की परिभाषा किस में दी गई है? अगर ये सवाल होता गठन का प्रावधान किस में है, क्यों में, अगर परिभाषा पूछता तो पी में आप टिक करते। ठीक है, मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, नगर निगम का होता है मेयर, नगर निगम का जो मेयर होता है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, मेयर कुछ जगहों पे डायरेक्ट चुना जाता है, जैसे ज्यादातर अगर आप उत्तराखंड के नगर निगम देखेंगे तो यहाँ पे जनता के द्वारा चुना जाता है, और कुछ नगर निगमों में मेयर जो है, जो पार्षद जीत कर जाते हैं वो उसको इनडायरेक्टली चूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली नगर निगम में या मुंबई नगर निगम में कैसा होता है, इनडायरेक्ट चुना जाता है मेयर। तो ये अलग अलग होता है, ये किस पर डिपेंड करता है कि कहाँ का मेयर निर्वाचित होगा, डायरेक्ट और कहाँ इनडायरेक्ट, ये डिपेंड करता है राज्य की विधानसभा पर। ठीक है, अनुच्छेद 243 का आर के अनुसार नगर पालिकाओं की संरचना में क्या प्रावधान है? तो 243 का जो आर वाला है, हिंदी में इसे 243 का द पार्ट लिखते हैं, 243 द, यह नगर पालिकाओं की संरचना से संबंधित है। नगर पालिकाओं की संरचना के बारे में इसमें बताया गया है कि इसमें सभी स्थानों पर प्रत्यक्ष चुनाव होंगे और क्षेत्र को कई सारे वार्ड्स में बांटा जाएगा। इसको भी याद रखना है। तो पहला ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, वार्ड समिति का गठन एवं संरचना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? हमने देखा कि जो नगर पालिकाएं होंगी, नगर पालिका यानी संविधान में नगर पालिका शब्द का इस्तेमाल है, इसमें आपके सारे आते हैं, नगर निकायों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। इसमें बताया गया है कि इनको वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वार्ड में इनको बांटा जाएगा और वार्ड समितियां बनेंगी। ये जो वार्ड समितियां हैं इनका गठन और इनकी संरचना किस आर्टिकल में बताई गई है? वार्ड समितियों से रिलेटेड है आर्टिकल 243 का एस। वार्ड समितियों के एस से आप इस एस को याद कर सकते हैं, तो आपको यहां पर याद हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला, अनुच्छेद 243 का टी में SC ST और महिलाओं के आरक्षण अनिवार्य है। पहला बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा है, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि पंचायतों में आरक्षण किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 243 के डी में आता है। ऐसे ही नगर निकायों में जो आरक्षण आता है वो आर्टिकल 243 के टी में आता है। आरक्षण जो है वो SC ST और महिलाओं के लिए अनिवार्य किया गया है संविधान में। तो पहला बिल्कुल सही। आपसे डायरेक्ट सवाल आएगा, नगर निकायों में महिलाओं के लिए SC ST के लिए आरक्षण किस आर्टिकल में है? 243 का टी। इसे हिंदी में 243 का न लिखा जाता है। ठीक है, 243 न। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में अनिवार्य है। ये वाला भी सही है, महिलाओं के लिए है और कम से कम 1/3। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं लेकिन 1/3 कंपलसरी है, आपको करना ही होगा। ठीक है, OBC का आरक्षण राज्य विधानमंडल के विवेक पर है, ये भी सही है।
संविधान में ओबीसीज के बारे में, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है पंचायतों में। इनको आरक्षण देना है नहीं देना है वो राज्य की विधानसभा डिसाइड कर सकती है, उसके पास ये अधिकार है। तो यहां पर आपके तीनों कथन सही होंगे। ठीक है। अगला, प्रत्येक नगर निकाय का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? देखिए, नगर पालिका जो होती है, जैसे पंचायतें होती हैं वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, ऐसी नगर निकाय भी 5 साल के लिए आती हैं। इनकी अवधि कितने वर्ष की होती है? सबसे पहले इनकी अवधि से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 243U, जिसे 243 लिखा जाता है। यह नगर निकायों की, नगर पालिकाओं की अवधि से रिलेटेड है। हमने पंचायतों की अवधि भी देखी थी, पंचायतों की अवधि 243E में है। वहां पर हमने देखा था कि पंचायतों की पहली बैठक से 5 वर्ष तक ये निर्धारण होता है। यही सेम नगर पालिकाओं पर भी डिपेंड करता है, नगर पालिकाओं पर भी अप्लाई होता है। इनके पहले अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से लेकर 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है। अनुच्छेद 243W, यह जो शक्तियां और उत्तरदायित्व हैं उनसे संबंधित है। इससे रिलेटेड कुछ कथन हैं, उन पर आपने यहाँ पे सही आंसर चुनना है। पहला, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए रोजगार तैयार करना। आर्टिकल 243W जो है, इसे आर्टिकल 243B लिखा जाता है, ध्यान रखना। यह किससे रिलेटेड है? नगर पालिकाओं की शक्तियों और उसके उत्तरदायित्व से, कि उसके कर्तव्य क्या हैं। पहला कर्तव्य दिया है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना। क्या ये करता है? बिल्कुल सही है। ये प्लानिंग कर सकता है कि आपको कैसे अपने क्षेत्र में और डेवलपमेंट करना है, कैसे इस क्षेत्र में सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास को लाना है। 12वीं अनुसूची के 18 विषयों पर कार्य करना, बिल्कुल सही है, कर सकता है। और ऐसे कार्य कर सकता है जो इसको संवैधानिक प्रावधानों के द्वारा दिए गए हों, विधानमंडल के द्वारा। राज्य विधानमंडल द्वारा इसे शक्तियां प्रदान की जाती हैं, यह भी सही है। राज्य का विधानमंडल ही नगर निकायों को शक्तियां देता है कि इनको कितने अधिकार देने हैं। ठीक है। तो यहां पे आपका तीनों सही होगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता? तो राज्य सरकार स्थानीय निकायों को कंट्रोल करती है। इनके इलेक्शन कब होंगे उसकी घोषणा भी यही करती है राज्य सरकार। इनको कितना पैसा मिलेगा राज्य सरकार यहाँ पे डिसाइड करती है। ये कैसे काम करेंगे, क्या क्या इनकी शक्तियाँ होंगी, वो सब कौन डिसाइड करती है? राज्य सरकार। इनमें से क्या है जो राज्य सरकार कंट्रोल नहीं करती? वो है नागरिकों की शिकायतें। नगर निकायों के विधि निर्माण, यानी इनकी जो प्लानिंग है, इनके आर्थिक मामले, इनके कार्मिक मामले, ये सब राज्य सरकार डिसाइड करती है। नागरिकों की शिकायतें डायरेक्ट सरकार नहीं सुनती, ये नगर निकायों के पास आप जा सकते हैं, ये सुनेंगे, ये अपने लेवल पर उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बाकी सारी चीजें किसके कंट्रोल में है? राज्य सरकार। अनुच्छेद 243ZA के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव किसके द्वारा संचालित होते हैं? देखिए, जो 243 का ZA पार्ट है, यानी 243 का य और छ, ये वाला आर्टिकल इसको लिखा जाता है हिंदी में, यह नगर पालिकाओं के चुनाव से रिलेटेड है। इसमें यह बताया गया है कि नगर पालिका के चुनाव आर्टिकल 243 ट के तहत जो बना हुआ है राज्य चुनाव आयोग, जो पंचायतों के लिए बनाया गया था, वही नगर निकायों के चुनाव भी करवाएगा। तो जो राज्य चुनाव आयोग है वो किस आर्टिकल के तहत बना? 243 ट, जिसे हिंदी में के लिखते हैं। तो इसके तहत जो राज्य चुनाव आयोग बना है वही करवाएगा नगर निकायों के चुनाव, वो ये वाला आर्टिकल कहता है। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। आर्टिकल 243ZD जिला योजना समिति के गठन अनिवार्य करता है, क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही। जो ZD है हमारा 243 का, यह जिला योजना समिति से रिलेटेड है। इसमें कहता है कि हर राज्य में जिला स्तर पे जिला योजना समिति का गठन होगा। इसका जो मेन काम होता है बेसिकली, ये जो जिला योजना समिति होती है कि जिले की जो पंचायतें हैं या जो नगर निकाय हैं हमारे, उनकी जो प्लानिंग्स है उनको एक साथ ला करके संपूर्ण जिले में उनको कैसे तैयार किया जा सके, उनको कैसे अप्लाई किया जा सके, वो सब काम करना इसका काम होता है। कि ग्रामीण क्षेत्र से क्या प्लानिंग है, नगर निकायों की क्या प्लानिंग है, उन सबको साथ लेकर के फिर आगे काम करना, ये काम होता है जिला योजना समिति का। इसमें कम से कम 4/5 सदस्य पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों में से होते हैं और यह योजनाओं को समेकित करती है। क्या ये सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। इसके 5 में से 4 सदस्य, यानी 4/5 सदस्य जो होते हैं आपके, वो पंचायतों से होते हैं, नगर निकायों से होते हैं, जो चुन कर आते हैं, पार्षद हो गए या ग्राम सदस्य हो गए, ग्राम पंचायत सदस्य, वही इसमें चुने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है।
अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है। हमने जिला योजना समिति को देखा, अब है महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत इसे बनाया जाता है। क्या ये सही है? पहला बिल्कुल सही है, इसे संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत ही बनाते हैं। महानगरीय योजना समिति का जो वर्णन किया गया है संविधान में 243(ज़)(ई) में किया गया है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही। यह उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप करती है, उसका प्रारूप तैयार करती है, ये भी बिल्कुल सही होगा। यह उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण उत्तरदायित्व रखती है। कि ये सही है? ये वाला आपका गलत है। जो महानगर योजना समिति होती है यह केवल योजनाएं बनाती है, जैसे हमने देखा कि विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है। उन योजनाओं को लागू करवाना, इंप्लीमेंट करवाना इसका काम नहीं होता, और राज्य सरकार का काम होता है, और जो नगर निकाय है उनका होता है, इस समिति का नहीं होता, महानगर योजना समिति। ठीक है, तो तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा ये आपके सही है। ठीक है, अगला, महानगर योजना समिति जो 243(ज़)(ई) में है, इससे संबंधित कथनों में कौन सा सही? पहला, महानगर के लिए विकास मॉडल तैयार करना बिल्कुल सही है। कम से कम 2/3 सदस्य पंचायत और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। महानगरीय योजना समिति में 2/3 सदस्य जो हैं, जिला स्तर की जो पंचायतें होती हैं या नगर पालिकाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, यहां पर आपके दोनों सही होंगे। अनुच्छेद 243(वी) किससे संबंधित है? जो आर्टिकल 243(वी) है, हिंदी में इसे 243(F) लिखा जाता है, फ लिखा जाता है। ठीक है, यह आपके नगर निकाय की सदस्य से निहरताएं या अयोग्यताओं के बारे में बताता है। 243(वी) निहरताएं से संबंधित हैं। इन पर बताना है कौन कौन सा सही। पहला, व्यक्ति राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अयोग्य होने पर नगर पालिका सदस्य के लिए भी अयोग्य हो जाता है। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। कोई व्यक्ति है, अगर वो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उसे अयोग्य घोषित किया गया है संविधान के अनुसार, तो वह व्यक्ति ऑटोमेटिकली नगर पालिका के चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होगा। ठीक है, न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, भले ही विधानसभा के लिए 25 वर्ष हो, यह भी बिल्कुल सही है। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम आयु 25 होनी चाहिए, लेकिन नगर निकाय के चुनाव लड़ने के लिए आप 21 वर्ष पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये सही है आपका। यदि कोई सदस्य निर्हित यानी अयोग्य हो जाता है तो प्रश्न राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी द्वारा तय किया जाता है। यानी आपको चुनाव आयोग के पास नहीं जाना है, आपको कोर्ट नहीं जाना है। अगर आपको अयोग्य घोषित किया गया है तो राज्य विधानमंडल के द्वारा जो अधिकारी चुने जाएंगे उनके सामने जाना है। ठीक है, ओबीसी के लिए अलग से निहरता अनिवार्य है। क्या ये सही है? गलत हो जाएगा। ओबीसी के लिए ऐसा नहीं है कि उनके लिए अयोग्यता के अलग रूल्स हैं, सबके लिए रूल्स बराबर है। तो यहाँ पर आपका केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है, बाकी सारे आपके गलत है। चौथा वाला कथन है 243(x) नगर पालिकाओं को कर अधिरोपित करने की शक्ति देता है। ये वाला आर्टिकल बहुत बार पेपर में आया है कि कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं को टैक्स लगाने की शक्ति प्रदान करता है। यह है आपका 243 का X पार्ट, इसे हिंदी में 243 का भ पार्ट कहते हैं। इसमें नगर पालिकाओं के द्वारा कर लगाने की शक्तियां हैं और उनकी निधियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहला सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर नगर पालिका को कर, शुल्क, टोल और फीस लगाने, एकत्र करने, उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। साथ ही राज्य द्वारा लगाए गए करों का हिस्सा सौंपा जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। इनको यह अधिकार कौन देता है? राज्य सरकार देती है कि आप टैक्स लगा सकते हैं, शुल्क लगा सकते हैं, टोल लगा सकते हैं, फीस लगा सकते हैं, स्थानीय मेलों पे टैक्स लगा सकते हैं, इनको जमा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और राज्य ये भी कानून बना सकता है कि जितनी भी इनकम राज्य की होगी टैक्स से, वो कितना हिस्सा पंचायतों को या नगर निकायों को देगा। ये सब 243(x) में बताया गया है, यानी यहाँ पर पहला सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, अगला अनुच्छेद 243(x) के अनुसार नगर पालिकाओं की निधियों का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन करता है? राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाकर। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आर्टिकल 243(y) वित्त आयोग से संबंधित है। इसमें कौन कौन से कथन सही हैं देखिए।
अनुच्छेद 243 आई के तहत गठित राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की भी समीक्षा करता है। ये बिल्कुल सही है। पंचायतों में हमने पढ़ा था कि जो आर्टिकल 243 का आई पार्ट है, जिसे 243 झ भी लिखते हैं, यह वित्त आयोग की बात करता है कि राज्य जो है वो वित्त आयोग का गठन करेगा, राज्य वित्त आयोग का 5 साल के लिए गठित करेगा, पंचायतों की वित्तीय समीक्षा की वो करेगा। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय समीक्षा करेगा। 243 वाई में कहा गया है कि जो आई वाला वित्त आयोग है, यानी जो राज्य वित्त आयोग है, वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करेगा। पहला सही है। यह राज्यपाल को सिफारिश देता है कि राज्य और नगर पालिकाओं के बीच करों का वितरण कैसे हो। यह भी आपका बिल्कुल सही होगा। राज्य वित्त आयोग वही काम करता है राज्य में जो केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग करता है। केंद्रीय वित्त आयोग का क्या करता है कि जो पैसा जाता है टैक्स का, वो राज्यों में और केंद्र में कैसे बांटा जाएगा उसके बारे में बताता है। राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकारें हैं, चाहे वो पंचायत के हो, नगर पालिका हो, उनमें पैसे का बंटवारे के बारे में बताता है, सिफारिशें देता है। ठीक है। अनुदान एड और नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपाय सुझाता है कौन? वित्त आयोग। ये भी सही है। सिफारिशों को राज्य विधानमंडल में रखा जाता है। इसकी सिफारिशें होती हैं, केवल आदेश नहीं होते हैं या कोई कानून नहीं होता। ये अपनी सिफारिशें देता है, फिर उनको रखा जाता है विधानमंडल में। राज्य ने स्वीकार कर लिया तो लागू होती हैं, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, तो पूछा है कौन सा सही है? सभी कथन सही होंगे। अगला कथन है अनुच्छेद 243 Z नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है। पहला बिल्कुल सही है। नगर पालिकाओं की लेखाओं की संपरीक्षा यानी ऑडिट का उल्लेख किसमें है? यह 243 Z में है। बिल्कुल सही है। लेखाओं की ऑडिट राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से की जाती है ताकि वित्तीय पारदर्शिता बनी रहे। यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पूछा था कौन कौन से सही हैं। कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है कि आर्टिकल 243 लेखाओं के ऑडिट की बात करता है। दूसरा वाला जो कारण दिया है वो उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से वो ऑडिट होगा। अगला अनुच्छेद 243 ZG किससे संबंधित है? आर्टिकल 243 का जो ZG है हमारा, यह नगर निकायों से रिलेटेड हमारा आखिरी आर्टिकल है। इसके बाद आर्टिकल सहकारी समिति से शुरू होते हैं। जो ZG है यह निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप की निषेध करता है, उनको रोकता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आर्टिकल 243 ZG ये बताता है कि निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होता है नगर निकायों में तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, न कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करेगा। जो चुनाव आयोग है राज्य का वो इसमें डिसाइड करेगा। ठीक है। 97वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो 2011 में हुआ, संविधान में क्या जोड़ा गया? देखिए 97वां संशोधन होता है 2011 में। इसके माध्यम से हमारे संविधान में भाग 9 ख और एक नया आर्टिकल DPSP में 43B जोड़ा गया। दोनों को याद रखना है। और ये किससे रिलेटेड हैं? ये सहकारी समितियों से रिलेटेड हैं। सहकारी समिति जैसे पंचायतों से रिलेटेड संशोधन कौन सा है? पंचायतों से रिलेटेड संशोधन है 73वां। नगर निकायों से रिलेटेड संशोधन है 74वां। ऐसे ही सहकारी समितियों से रिलेटेड संशोधन है 97वां। पंचायतों वाला संशोधन 1992 में हुआ, 93 से लागू हुआ। 74 वाला संशोधन भी ऐसे ही 1992 में हुआ, 93 से लागू हुआ। 97 वाला संशोधन 2011 में हुआ। इनके माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वें के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 97 के माध्यम से एक नया DPSP जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं 43B। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सहकारी समितियों से जुड़े अनुच्छेदों में से कौन से सही हैं? सहकारी समितियों से जुड़े अनुच्छेद आपने बताने हैं। आर्टिकल 243 ZI, क्या यह सहकारी समितियों के निगमन राज्य विधानमंडल निगम बनाएगा? क्या ये कहता है? जो 243 ZI है ये सहकारी समितियों के निगमन की बात करता है कि नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे? विधानमंडल के द्वारा। पहला सही है। 243 ZK बोर्ड सदस्यों के निर्वाचन की बात करता है। जो हमारा ZK है यह सहकारी समितियों में जो बोर्ड बनाया जाएगा उसके बोर्ड सदस्यों की निर्वाचन किस तरीके से होगा उसके बारे में बताता है। ZM खातों के लेखा परीक्षण की बात करता है, यानी ऑडिट की बात करता है। सहकारी समितियों के खातों का लेखा परीक्षण सही है। ZT विद्यमान कानूनों का बना रहना ये कहता है। ZT जब आया, जब हम सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब इसमें नए आर्टिकल्स जोड़े गए, नए नए प्रावधान किए गए। एक ये भी कानून जोड़ा गया, ये भी आर्टिकल जोड़ा गया ZT कि जो पुराने वाले कानून हैं वो बने रहेंगे। तो ये ZT में आता है। यहाँ पर आपके चारों के चारों सही सुमेलित हैं। 97वें संशोधन सहकारी समितियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। फिर से आर्टिकल दिए गए हैं। ये आर्टिकल बहुत बार आ जाते हैं पेपर में कि कौन सी चीज़ किसमें कही गई है।
बोर्ड के विघटन, निलंबन, अंतरिम प्रबंधन से संबंधित कौन सा है? तो देखिए, सहकारी समितियों में बोर्ड के सदस्यों के विघटन, बोर्ड के विघटन को लेकर के, निलंबन को लेकर के, अंतरिम प्रबंधन को लेकर के यह 243ZL है। 243ZM सहकारी समितियों के खाता का लेखा परीक्षण करता है, बिल्कुल सही। 243ZN आम सभा की बैठक बुलाने से जुड़ा है, ये भी सही है। 243ZB विवरणी यानी रिटर्न जमा करने का प्रावधान करता है, जो ZP है यहाँ पे, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी चारों कथन बिल्कुल सही हैं। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा कब मिला गया, किस संशोधन के माध्यम से, कौन से आर्टिकल से, ये ज़्यादा याद रखने हैं आपने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर इन आर्टिकल्स को याद करना है कि किस चीज़ में क्या कहा है। कि सहकारी समितियों के खातों की लेखा परीक्षण किस में है, सहकारी समितियों की आम सभा की बैठक बुलाने संबंधी आर्टिकल कौन सा है, इस तरीके से। ठीक है, अगला है 97वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 243ZQ अपराध और दंड से संबंधित है। जो ZQ है हमारा, यह अपराध और दंड से रिलेटेड है, यानी विधानमंडल जो होगा, यानी विधानसभा सहकारी समितियों के अपराधों के लिए कानून बना सकती है, और इन अपराधों के लिए क्या सजा होगी, वो भी कौन कानून बनाएगा, विधानमंडल। ये बोला गया है 243ZQ में। जैसे यहाँ पर उल्लेख है कि सहकारी समितियों में उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है, ताकि प्रबंधन पारदर्शी रहे। यानी सहकारी समितियां बनी हुई हैं, अगर कोई उसमें अपराध करता है, कोई यहाँ पे धोखाधड़ी करता है, उसको क्या सजा मिलेगी, क्या अपराध है, सब इसमें बताया जाएगा। कौन डिसाइड करेगा, विधानमंडल। तो यहाँ पे व्याख्या भी सही है, कथन भी सही है। 243ZR किससे संबंधित है? जो 243 का ZR है, यह बहुराज्यिक सहकारी समितियों के लागू होने की बात करता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो बहुराज्यिक सहकारी समिति, एक से ज्यादा राज्यों की भी सहकारी समितियां बन सकती हैं संयुक्त रूप से, ये कहता है 243 का ZR। इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने संविधान के 29 इंपॉर्टेंट सवालों को देखा, जो आपके नगर निकायों से रिलेटेड थे, जो आपके सहकारी समितियों से रिलेटेड थे। MCQ के फॉर्मेट में हमने इनको कवर किया, जिससे आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।